बड़े भाई समान विकास वैभव जी हैं, एक तेज तर्रार आईपीएस, जिनका नाम सुन के बहुत सारे लोग अलग, जो अपराधी किस्म के लोग होंगे वो अलग एक भाव रखते होंगे। लेट्स इंस्पायर बिहार, आज मुझे लगता है कि कोई बिहारी ऐसा नहीं है विकास जी की जो लेट्स इंस्पायर बिहार के नाम से, उस शब्द से वाकिफ नहीं हो। जब से आपने ये मुहिम शुरू की, एक तो आपने ये मुहिम क्यों शुरू की, और जब से शुरू की उसके बाद से क्या आपको लगता है कि बिहार की कानून व्यवस्था, चूंकि मैं आपसे कानून व्यवस्था पर सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप उसके ज्यादा जानकार हैं, बिहार की कानून व्यवस्था कहीं बिहार के विकास में अड़चन तो नहीं है? देखिए, आपने दो बातें मुख्य रूप से पूछी हैं। एक तो लेट्स इंस्पायर बिहार क्यों शुरू हुआ और क्या कारण थे उसमें, मैंने इस पिछले 2 वर्षों में क्या देखा, इसको मैं बाद में आता हूं। पहली बात कानून व्यवस्था की हुई। मैं जब पढ़ाई कर रहा था उस समय पहली बार 9th में था, भोपाल गया, तब लोगों ने, बच्चों ने बिहारी बोलकर चिढ़ाना शुरू किया था। वहीं से लगभग मेरी यात्रा शुरू होती है और लेट्स इंस्पायर बिहार तक पहुंचती है। बाद में पिताजी की पोस्टिंग यहीं दिल्ली में थी, सरदार पटेल विद्यालय लोधी स्टेट, यहीं पढ़ाई करता था। और उसमें 12th के एग्जाम के बाद जब आईआईटी के पेपर मैंने दिए, पेपर लीक हुए पहली बार आईआईटी के इतिहास में 97 में, और लीक का केंद्र बिहार था। दूसरा झटका बिहार से तब लगा। और फिर जब आईआईटी कानपुर पहुंचे तो फर्स्ट ईयर के बाद पिताजी की पोस्टिंग फिर बरौनी रिफाइनरी हुई। और बरौनी जब हुई तो गर्मी की छुट्टी में सभी लोग घर जा रहे थे। अचानक उस समय मोबाइल तो था नहीं, हॉस्टल में फोन आया कि विकास को बता दीजिए कि अभी घर नहीं आना है। मैं भी बड़ा अचंभित हुआ, सामान लगभग पैक हो चुका था। तो पता चला कि लगन का समय चल रहा है, पकड़ के शादी होती है, और अब बेगूसराय मोकामा के हो तो समस्या कभी भी किसी रूप में आ सकती है। तो उस परिस्थिति में विचलित मन कहता था कि कुछ करूं बिहार के लिए। उसी परिस्थिति में फिर तैयारी उस रूप में शुरू की। नौकरी इन्फोसिस में भी लगी, जर्मनी में भी लगी, लेकिन लगा कि नहीं, यदि बाहर जाएंगे तो जो समस्या है आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद फिर आएंगे, किसी रूप में देखेंगे, तो मेरा उसमें क्या योगदान हुआ, मन जरूर कचोटेगा। इसी सोच के साथ तब मैंने तैयारी की कि कम उम्र में एक लीडरशिप पोजीशन सिविल सर्विसेज दे सकती है। किस्मत, ईश्वर की कृपा, बिहार कैडर मिला। और बिहार में जब से आया तब से कानून व्यवस्था को बहुत नजदीक से देखने का अवसर मिला। 2005 में एएसपी था। पहली बार जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग हुई भागलपुर में ट्रेनिंग के लिए, उसी दिन मुंगेर के पुलिस अधीक्षक नक्सल घटना में शहीद हुए थे। एक अलग अनुभव था। चुनाव को भी मैंने नजदीक से देखा 2005 में ट्रेनिंग के रूप समय। उस समय जो पहला चुनाव हुआ था उसके बाद कोई सरकार बन नहीं सकी, दोबारा चुनाव हुए थे नवंबर से अक्टूबर के महीने में, जो अपने आप में एक अलग अनुभव था। बिहार बदल रहा था, हर व्यक्ति इस बात को अनुभव कर रहा था। कानून व्यवस्था कब सुधरती है? जब अधिकारी बिना भय अथवा पक्षपात के अपना कार्य करे। जब सरकार धर्म पर आधारित होती है। धर्म क्या कहता है? धर्म एव हतो अंतित धर्मो रक्षति रक्षिता है। जो धर्म की हानि करता है, धर्म उसकी हानि करता है, और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। इस प्रकार की अवधारणा यदि हम अपने अधिकारियों के मन में ला सकें कि यदि तुम सही करते हो तो तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, तो आप देखेंगे चीजें अपने आप सही चलेंगी। लेकिन जब अधिकारी के मन में इस प्रकार का भय आ जाए कि कोई व्यक्ति शासन के करीब है और यदि मैं उसका अहित करूं तो मेरा भी अहित होगा, तो चीजें क्या होंगी? बिहार में जब परिस्थितियां खराब थी, जिसको हम कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर खराब था, तो स्थिति क्या थी और क्यों थी? हर व्यक्ति जानता है किस प्रकार के लोग थे, किस प्रकार की भावना थी, जिस पर हम लोगों ने संघर्ष के साथ उसको काबू किया। जब व्यक्ति अपने आप को सिस्टम से बड़ा समझने लगे, उसे लगे कि जो नियम है मेरे लिए नहीं है, यदि मैं नियम तोड़ता भी हूं तो क्षम्य होगा क्योंकि मैं सरकार के करीब हूं, तो निश्चित है कि कानून व्यवस्था नहीं सुधर सकती। लेकिन किसी व्यक्ति के मन में इस प्रकार का भाव जग जाए कि मैं सिस्टम से बड़ा नहीं हूं, यदि मैं गलत करता हूं तो मेरा भी निश्चित अहित होगा और कोई मुझे बचाएगा नहीं, तो बिहार में तो उसी प्रकार तो परिवर्तन आया। यदि आप 2005 के चुनाव को याद करते हैं तो क्या हो रहा था? चुनाव आयोग ने ऐसे अधिकारियों की पोस्टिंग की जिसमें ऐसे लोग जो अपने आप को सिस्टम से बड़ा समझते थे, सब उस प्रकार से उनकी अवधारणा मिट गई। उनको लगा कि कानून में शक्ति क्या होती है, चीजें बदल रही थी।
और मैंने तो उस बिहार को उस समय देखा है, जब एएसपी था तो पहले चरण में औरंगाबाद में था, नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। सेकेंड फेज में मुझे भेजा गया था राघोपुर दियारा। उस दियारा में पहले चुनाव जब होते थे तो अलग प्रकार के होते थे, लेकिन उस 2005 के चुनाव में जब चुनाव हुए तो जो जीते थे केवल 5000 मत से जीते थे, इससे पहले लाखों से विजय होती थी। तीसरे फेज में भेजा गया मधुबन। स्थिति तुरंत उस समय कुछ दिनों पहले मधुबन थाने पर हमला हुआ था, कैंडिडेट अरेस्ट हुए, अनेक केसेस हुए। मेरे लिए पहला अनुभव था किसी राजनीतिक व्यक्ति से संघर्ष होने का, जो अलग अनुभव था, मैंने कई बार बताया भी है। चौथे फेज में दानापुर में था। जो मुख्य रूप से आपने कहा कि बिहार के विकास में कानून और व्यवस्था कितनी बड़ी अड़चन है, तो मैं तो मानता हूं कानून व्यवस्था को दो रूप में देखना होगा। एक तो वह जो आम आदमी को सामने दिखता है उस रूप में कि लूट, मर्डर, किडनैपिंग, इस प्रकार की चीजें जो फिजिकल वायलेंस, जो शारीरिक हिंसा है, इस प्रकार जिससे भय पैदा होता है। और दूसरा है आर्थिक अपराध है। यदि सिस्टम हम बनाते हैं, हम निवेशकों को आमंत्रित करते हैं, लेकिन निवेशकों के मन में इस प्रकार का भय हो कि यदि हम पैसे लगाते हैं तो पैसे जहां लगने चाहिए वहां लगेंगे या नहीं, उससे जिस लाभ की हम कामना करते हैं। मैं सभा में आदरणीय गुप्तेश्वर पांडे सर को अभिनंदन करता हूं। तो यहां बात हो रही थी सर कानून व्यवस्था की, और कानून व्यवस्था से किस प्रकार बिहार के विकास में अड़चन, इसी पर मैं बातें अपने अनुभव को साझा कर रहा था। कैसे बिहार 2005 के समय बदला था चुनाव के समय, किस प्रकार जो ऐसे लोग थे जिनके मन में इस प्रकार के भाव थे कि हम सिस्टम से बड़े हैं, जब वही सिस्टम ने उनको समझाया कि आप सिस्टम से बड़े नहीं हो, चीजें बदलने लगी। तो उसी क्रम में बात कर रहे थे चारों फेज में चुनाव की। और जब किसी व्यक्ति को लगे कि सिस्टम से नजदीक होकर बच सकते हैं तो निश्चित है कि चीजें खराब होंगी, उसमें उस प्रकार का भ्रम आएगा। और उसी प्रकार से आर्थिक अपराध, यदि भ्रष्टाचार हो, सिस्टम इस प्रकार का हो जिसको हमने इतना जटिल बना रखा हो कि हर अधिकारी जो उसमें बैठा हो उसके मन में इस प्रकार का भाव जगे कि इसमें मेरा भी कुछ अंश होगा, तो उसमें यदि बाहरी निवेशक को आप आमंत्रित करते हैं तो जहां सिस्टम बिल्कुल क्लीन होगी, जिसको हम लोग कहते हैं केवल सिंगल विंडो या उस प्रकार की ट्रांसपेरेंसी, तो चीजें अपने आप अच्छी होती हैं और अपने आप ग्रोथ होगा। लेकिन यदि उस प्रकार का भ्रष्टाचार होगा, उसमें कहीं ना कहीं यदि सरकार का भी उस प्रकार का प्रश्रय होगा तो चीजें नहीं होंगी। तो कानून व्यवस्था तो सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें दोनों पहलू हैं। एक अपराध जो दिखता है, शारीरिक फिजिकल वायलेंस, दूसरा आर्थिक अपराध। यदि कोई सरकार उस प्रकार से चलती है जिसमें वैसे शांति दिखती हो लेकिन भ्रष्टाचार चरम पर हो, तो फिर विकास नहीं होगा। तो कानून व्यवस्था के सभी अंगों को समझते हुए यदि उसी बात को हम समझें, जो पहली बात मैंने कही, धर्मएव हतोहंति, अधिकारी यदि बिना भय और पक्षपात के कार्य कर सकें और किसी भी व्यक्ति कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसके मन में इस प्रकार का भाव जगे कि कानून से बढ़कर कुछ नहीं है, तो निश्चित है चीजें बदलेंगी और उत्कर्ष ही होगा। यदि समस्याओं की जड़ पर जाएंगे, दूसरा प्रश्न आपका था लेट्स इंस्पायर बिहार, तो मैंने बताया किस प्रकार बाल्यकाल से एक भावना थी कुछ करूं। और जब समस्याओं को देखता हूं तो बिहार को जब देखता हूं तो पाता हूं क्यों ऐसा था कि जब अखंड भारत का साम्राज्य बना, जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान के पार तक थी, हिमालय के उत्तर तक थी, दक्षिण में सागर तक तो थी ही, पूर्वोत्तर के भी पार तक थी, उस बिहार में यदि अखंड भारत की राजधानी कहीं स्थापित हुई, जहां से इस भूमि को उस रूप में हमने स्थापित किया, बिहार ही क्यों था? कहीं और भी हो सकता था। आज दिल्ली राजधानी में हम लोग बैठे हैं, कभी अंग्रेज कलकत्ता से शासन करते थे, कुछ तो बात रही होगी जिसके कारण उस प्राचीन काल में जो रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, तो बिहार से ही हम इस प्रकार की विकास संभव हो सका। हम अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना यूरोप में नहीं थी, हमारे यहाँ नालंदा और विक्रमशिला स्थापित थी। 1000 साल पहले पूरे तिब्बत के लोगों ने सोना दान किया था केवल एक आचार्य को आमंत्रित करने के लिए। उसमें भी 3 वर्ष लगे। पहली बार जब आचार्य को आमंत्रित करना चाहते थे तो विक्रमशिला के आचार्यों ने मना कर दिया, कहा कि इतने ठंडे देश में जाएंगे तो हमारी आयु क्षीण हो जाएगी। लेकिन तब जब राजा लालामा उस समय उनको पता चला तो उन्हें लगा कि शायद राशि कम थी, दोबारा मंडली भेजने के लिए और राशि लाना चाहते थे। नेपाल के शासकों ने बंदी बना लिया और शर्त रखा कि जो राशि तिब्बत के लोगों ने विक्रमशिला से आचार्य को आमंत्रित करने के लिए एकत्रित की है उसको आप हमें सौंप दें। लेकिन राजा ने अपने पुत्र से कहा कि मेरी अवस्था तो अब लगभग क्षीण है, कुछ ही वर्ष बाकी होंगे, इस राशि को पुनः एक मंडली के साथ भेजो। और इस प्रकार तब 3 वर्ष लगे थे। विक्रमशिला से एक आचार्य आतिश दीपंकर श्री ज्ञान तिब्बत गए और हर तिब्बती आज उस ज्ञान का वाहक है जिसके बीज कभी विक्रमशिला ने बोए थे। उस प्रकार की तो व्यवस्था थी। लेकिन क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा हुआ? जब गुणों पर जाएंगे तो हम पाएंगे बिहार यदि उस समय अग्रणी भूमिका में था तो एक ही कारण था, हमारी सोच बड़ी थी। भेदभाव समाज में हमेशा रहे हैं।
अनेक प्रकार के भेद हर समाज में रहे, चाहे किसी देश में भी रहे, तो पाएंगे कोई शासक वर्ग था, कोई शोषित वर्ग था, लेकिन बिहार की सोच बहुत अलग थी। कारण क्या था? यदि भारत में ज्ञान के उत्कर्ष को हम देखें तो सबसे पहले पाते हैं ज्ञान के भंडार रूप में वेदों को विलुप्त सरस्वती के तटों के किनारे पश्चिमोत्तर भारत में, इसी क्षेत्र से कुछ दूरी पर। लेकिन जब ज्ञान का उत्कर्ष प्रारंभ होता है, चीजें आगे बढ़ती हैं, किस रूप में होती हैं? वेदों को हम पाते हैं एक प्रकार का रहस्य पाते हैं, सब सत्य विद्याओं की पुस्तक के रूप में भी पाते हैं, साथ में यह भी पाते हैं कि लिखने वाले व्यक्ति उस दृष्टि को देखकर समझने का प्रयास कर रहे हैं। समाज में जब अलग प्रकार के भेदभाव को देखते हैं तो उसको भी व्यक्त करने का प्रयास करते हैं, जैसा पुरुष सूक्त में पाते हैं कि अलग अलग शरीर के हिस्सों से हम मनुष्यों की उत्पत्ति को समझते हैं, उसी प्रकार से गुणों को समझते हैं, भेदभाव हैं। उसी प्रकार से यदि हम देखें कि रहस्य, ईश्वर कौन थे, नासदीय सूक्त में जाते हैं तो कौन थे, क्या उससे पहले कुछ था, जिसने रचा क्या वह भी जानता था या नहीं जानता था? प्रश्न है, रहस्य है, साथ में स्तुति भी है उस ईश्वर की जिसको हम सर्वशक्तिमान मानते हैं। लेकिन जब वेदांत में आते हैं, जो बिहार की सोच है, वेदांत की भूमि बिहार थी, तो क्या पाते हैं? किसी प्रकार का भेदभाव है ही नहीं। ऋषि की दृष्टि क्या थी? वेदांत का ऋषि की कल्पना क्या थी? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण था, पूर्ण है, पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। द कंप्लीट रिमेन्स कंप्लीट एंड गोज बैक टू द कंप्लीट। किस तरह की अवधारणा है? यदि सोने को काटोगे, छोटा सा कण में भी गुण जो होगा स्वर्ण का ही होगा। उसी प्रकार से यदि हर मनुष्य में परमात्मा का अंश है तो गुण क्या होंगे? आज यदि हम किसी मनुष्य के बारे में पूछने जाए तो कोई कहेगा कोई पूर्ण है क्या? किसी ऐसे व्यक्ति को आप जानते हैं जो पूर्ण हो? हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी आपको मिलेगी। इसी रूप में हम व्यक्त करते हैं। लेकिन ऋषि की सोच क्या थी? उस प्राचीन ऋषि की जो बिहार के किसी वन में सोचते होंगे, हर व्यक्ति में पूर्णता है, उसी ईश्वर का रूप है, जो कि परमात्मा का यदि अंश है। परमात्मा के गुण क्या है? असीम, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट को कितना भी काटोगे तो छोटा जो कण होगा, इन्फिनिटी को कोई काट सकता है क्या? गुण तो असीम होंगे। और उसी गुण को लेकर तो बाद में स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जिस व्यक्ति में पूरे सृष्टि की शक्तियां समाहित हो, वह व्यक्ति यदि कहता हो कोई लक्ष्य कठिन है तो निश्चित उसने अपने आंखों पर पट्टियां बांध रखी हैं। स्वयं को कमजोर समझना सबसे बड़ा महापाप है। आधार क्या था? वेदांत की सोच, वह सोच जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ती थी, वह सोच जो हर व्यक्ति में पूर्णता को देखती थी। और जिस भूमि पर इस प्रकार की सोच विकसित हो जाए, इस प्रकार के लोगों की सोच बन जाए, जिस समाज में हो, तो निश्चित तो परे सोचेगी, छोटे भेदभाव में व्यक्ति को तोड़ती हुई नहीं पाएगी। इसलिए तो हम जोड़ सके, अखंड भारत के साम्राज्य को, उस साम्राज्य का निर्माण कर सके। जातियां तब भी थी, लेकिन बिहार में यदि उस प्रकार का जातिवाद हावी रहा होता तो बिहार का विकास नहीं होता, नंद वंश का उदय नहीं होता। सबसे निम्न वर्ग से शासक आते थे। ऐसी भूमि बिहार ही रही जिसने उस काल में अपवाद प्रस्तुत किया जब इस प्रकार की सोच कहीं नहीं थी। आचार्य चाणक्य भी जब चले तो चंद्रगुप्त की जाति नहीं देखी, सामर्थ्य देखकर उन्होंने सम्मान किया एक युवक का, और देखिए किस प्रकार निर्माण हुआ। बिहार की स्थिति आज दुर्गति क्यों है? हम लड़े पड़े हैं आपस सामाजिक बंधनों में, इस प्रकार को हमने उसको और जटिल बना दिया। जिस बिहार की सोच उस समय वैशाली की थी, जिसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कौशिकी और पश्चिम में नारायणी गंडक स्थापित हो, जहां इस प्रकार का आधार था कि शासक कोई भी हो सकता है, किसी जाति की आवश्यकता नहीं, किसी वंश की आवश्यकता नहीं, यदि सामर्थ्यवान हम चुन सकते हैं। उस वैशाली में 7,707 गणराजा चुने जाते थे और प्रति वर्ष वैशाली के संथागार में बैठकर अपने गणाधिपति को चुनते थे। सोचिए किस प्रकार की भावना होगी जो लोगों को जोड़ती होगी, किस प्रकार का सहयोग होगा जिसमें बिना माइक के 7,707 गणराजा एक साथ वैशाली के संथागार में निर्णय ले पाते होंगे। और वैशाली का पतन क्यों हुआ? यदि मगध का उदय हुआ तो उसके साथ वैशाली का पतन भी हुआ। इतिहास को पाएंगे तो एक अमात्य वसाकार के कारण पूरे वैशाली का पतन हुआ कि उसने आपस में संघर्ष के बीज बो दिए। जिस वैशाली में इस प्रकार से निर्णय सर्वसम्मति से होते थे, भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि वैशाली का तब तक क्षय नहीं होगा जब तक इस प्रकार से एकता बनी रहेगी। लेकिन उसी में जब इस प्रकार का संघर्ष हुआ तो केवल 3 वर्ष लगे। 3 वर्षों में वैशाली की ऐसी स्थिति हुई कि उस वैशाली गणराज्य का नामो निशान मिट गया, जो विश्व का प्रथम गणराज्य था, प्रथम गणतंत्र था, जिसकी शक्ति ऐसी थी कि मगध के लिए सबसे बड़ा अवरोधक वही सिद्ध होती थी। उसको भी मिटने में समय नहीं लगा। और बिहार, 4 पशु मिलकर भी रथ को खींचते हो और चारों पशुओं में समन्वय नहीं हो, कोई आगे ले जाना चाहे, कोई पीछे ले जाना चाहे, कोई बाएं ले जाना चाहे, कोई दाहिने ले जाना चाहे, तो रथ की गति क्या होगी? और समाज में जो हम लड़ेंगे, झगड़ेंगे, आपस में संघर्ष करेंगे, बढ़ने नहीं देंगे, उस समाज में जिसमें सदैव अपवाद प्रस्तुत करने की परंपरा थी, पूर्वज तो वही थे, उनके वंशज आज क्या कर रहे हैं? और यदि हम सोचते हैं बिहार की स्थिति ऐसी क्यों है, कानून व्यवस्था निश्चित कौन कर रहे हैं? किस प्रकार के लोग थे जिनकी सोच इतनी बड़ी थी? उनके वंशजों की सोच क्या रह गई? इसीलिए लेट्स इंस्पायर बिहार में
यह मानते हुए कि समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है, एक प्रयास हम कर रहे हैं कि अच्छे लोगों को, पूरे जो बिहार से जुड़े हैं, जो कुछ योगदान करना चाहते हैं, निस्वार्थ योगदान, स्वैच्छिक योगदान, 3 बिंदु हम लोगों ने चुने: शिक्षा, समता, उद्यमिता। शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक रूप से जो भी योगदान आप कर सकते हैं। पटना में आज गार्गी पाठशालाएं 7 केंद्रों पर चल रही हैं। 1000 से अधिक बच्चे निःशुल्क, जो वंचित हैं, स्लम्स में रहते हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। खगड़िया, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में भी प्रारंभ होगी गार्गी पाठशाला। बहुत अच्छे तरीके से समस्तीपुर में भी गार्गी पाठशाला उस रूप में जिस महिलाएं, क्योंकि गार्गी कहाँ की थी, इसी भूमि की थी ना, जिसमें कभी जिस काल में हम महिलाओं की आवाज को नहीं पाते, हम पाते एक महिला में क्षमता थी कि जब पूरे भारतवर्ष के विद्वान एकत्रित हुए हों और चुना जाना हो सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी कौन है, तो महिला में सामर्थ्य तक सबसे बड़े विद्वान को विद्वतापूर्वक चुनौती दे सकती थी। उनकी बातों को आज भी पढ़ेंगे तो हम पाएंगे किस प्रकार की दृष्टि थी। वैसी महिलाएं उस काल में जिस भूमि पर रही हो, किस प्रकार का उत्कर्ष होना चाहिए। तो यदि बिहार की स्थिति आज ऐसी हुई जिसमें शिक्षा और रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो कारण कोई और नहीं है, और कारण सुधारने में समय नहीं लगेगा। अपने जीवन काल में हम कर सकते हैं यदि मिलकर हमने उस रूप में उद्यमिता का विकास, सबसे महत्वपूर्ण उद्योग, कानून व्यवस्था सुधरेगी, लेकिन उस प्रकार से अपने वातावरण में निर्मित करना होगा अपने युवाओं से। इसी प्रकार के प्रयास हम लोग कर रहे हैं, जिसके बारे में मनोरंजन जी आपने भी देखा होगा, सुना होगा, और हम चाहते हैं कि ऐसे सभी लोग मिलकर जब करेंगे, दृष्टि वही है कि छोटे राजनीतिक परिवर्तन जिसकी हम बात करते हैं उसकी दृष्टि कुछ समय के लिए होती है, कुछ लक्ष्य कुछ काल का होता है। जिस परिवर्तन की हम बात करें उस परिवर्तन की बात करें जिसमें बिहार को पुनः उसी उत्कर्ष पर हम पहुंचाएं जिसके लिए वो प्राचीन काल से जानी जाती थी। और यह तभी संभव है जैसे सभी लोग जो सकारात्मक सोच रखते हैं मिलकर प्रयास करेंगे, चाहे बिहार के अंदर रहते हों, चाहे बिहार के बाहर भारतवर्ष में रहते हो अथवा किसी विदेश में भी रहते हो, लेकिन छोटा छोटा योगदान जब मिलकर करेंगे निश्चित हम भविष्य को बदलेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छी बातें आपने विकास जी कही, और 3 बिंदुओं पर जो आपने केंद्रित की बात को, मैं ज्योति कलश जी से एक आखिरी टेक इस पे लूंगा, चूंकि हमारे पास समय की कमी है, बहुत सारे मेहमान लगातार हैं और बहुत सारे लोग अभी उनके विचार हमको सुनने को मिलेंगे। तो जैसे आपने 3 बिंदु रखी, एक बात आपकी बातों से मैं समझ पाया कि एक राजनीतिक इच्छा शक्ति भी बहुत बड़ी चीज है किसी भी चीज को बेहतर करने के लिए। दूसरी बात, लोगों की भागीदारी। जब तक लोगों की भागीदारी नहीं होगी तब तक ये दोनों चीजें नहीं बदलेंगी। ज्योति कलश जी से मैं